फंडिंग के माध्यम से या ब्रेन वॉश करके उसको और भड़काने का प्रयास कर सकते हैं। और हुँ। चौथा आंतरिक प्रेरित बाह्य सुरक्षा। जैसे हुँ। जयचंद टाइप के लोग जो है, ये जो है मदद करते हैं घुसपैठ करने में या मनी लॉन्ड्रिंग में, हथियार देके भर्ती वगैरह करके, ये सब हुँ। जो है सुरक्षा के आयाम चाणक्य ने बताए थे। ठीक। मुकेश जी आप बताएँ? जी सर, हमें मिला है में चुनौतियाँ ये चुनौतियों में सर सबसे पहले जितने तरह के वाद हैं, अलगाववाद, उग्रवाद, भाषावाद हुँ। तमाम तरह से जो वाद हैं, ये बहुत हद तक प्रभावित कर रहे हैं। ये चुनौतियाँ हैं और दोनों में जाति धर्मों को लेकर जो संघर्ष होता है, आपकी आवाज़ कट-कट के आ ये रही भी है। जो ये है आपका आपकी आवाज़ कट-कट के आ रही है मुकेश जी। मानव मानव के बीच जो धर्म, जाति और भाषा के आधार पे जो संघर्ष चलते हैं, ये हुँ। भी आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है चुनौती है। फिर अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था के तहत जो है जमाखोरी हो गया या फिर मुद्रा का गलत मुद्रा का जो है प्रचलन हो गया या फिर नकली नोटों का निर्गमन हो गया, तो ये सभी प्रभावित करते हैं। फिर साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम ये भी प्रभावित करते हैं। सामरिक रूप से देखा जाए तो जो है सीमा पार जो है जो घुसपैठिए हैं, सीमा से हुँ। आतंकवाद है और जो है और हुँ। ये हो गया। कुछ हाँ, फ्लो नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए प्रियंका जी आप अपना बताइए। सर आंतरिक सुरक्षा का आयाम हुँ। तो चाणक्य के अकॉर्डिंग आंतरिक सुरक्षा के 4 आयाम हैं। आंतरिक हुँ। सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, बाह्य हुँ। प्रेरित आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक हुँ। प्रेरित बाह्य सुरक्षा। आंतरिक हुँ। सुरक्षा में जितने भी वाद हैं जैसे मैडम हम नक्सलवाद आपसे ये नहीं पूछे हैं, सॉरी मैं रोक रहा हूँ। मैंने चाणक्य का आयाम नहीं पूछा है, ओवरऑल आयाम आंतरिक सुरक्षा का पूछा है कि क्या हो सकते हैं? क्यों कारक क्या है? कारक नहीं दिए हैं ना आपको? आंतरिक सुरक्षा के कारक क्या-क्या हैं? अच्छा, सर तो 2 आयाम नहीं दिए मिनट हैं, कारक। हाँ। 2 मिनट और दीजिए फिर बताते हैं। हुँ। आंतरिक सुरक्षा के कारक आप पूछे हाँ। हैं? ममता मैम आप बताइए? 1 मिनट वो सोनिका दी का फ़ोन आया है, 1 मिनट हम बात कर रहे हैं अभी। हाँ, ठीक है दीदी। हाँ, एक्चुअली वो सोनिका दी के यहाँ एक ट्रेजेडी हो गया है, वही वही कॉल कर रही थी। हाँ, उनके यहाँ घर पे वो सिलेंडर फट गया है वो गाँव पे, तो काफ़ी वो उसमें जल गए हैं लोग। सिट हाँ, ओह! उस वही हाँ, सास का वही बता रही थी अभी जस्ट, ऐसी ओके। बात हुई। हुँ, तो तो अभी सब बैंक जल गए हैं क्या? नहीं हाँ? सब बैंकर नहीं, लोग से जल सास गया है? हाँ, सास का बता रही थी कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, ज़्यादा मतलब वो तुरंत वो लोग गोरखपुर लेके आ रहे हैं, सिद्धार्थनगर ओके, शायद। ओके, ओके। वो वहीं के लिए निकल गई हैं। हाँ, क्या ठीक था है। मेरा क्वेश्चन? आंतरिक सुरक्षा का महत्व। अच्छा, तो आंतरिक सुरक्षा का महत्व है कि देश की संप्रभुता बरकरार रहेगी। अगर आंतरिक सुरक्षा रहेगी, तो देश की संप्रभुता बरकरार रहेगी। इसके अलावा भयमुक्त समाज होगा, एकता और अखंडता देश की बनी रहेगी। साथ ही समावेशी विकास होगा और रूल ऑफ लॉ रहेगा देश में। फिर सबका साथ सबका विकास जैसा कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। हुँ। इसके अलावा जो सभी प्रकार के वाद हैं जैसे हुँ। क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सारे जो वाद हैं वो उनको रोकने में सक्षम होंगे और फिर विकासात्मक जो गतिविधियाँ होंगी वो तीव्र होंगी और सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। फिर शासन सही तरीके से चलेगा। हुँ। बस। ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप लोग से अब इतना पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ने अपने उत्तर प्रदेश के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या-क्या खतरे हैं? आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या-क्या खतरे हैं और उत्तर प्रदेश ने क्या-क्या इसके लिए कदम उठाए हैं? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई बताना चाहेगा इसके बारे में कि आगे डी करें इसका? कोई आंसर देगा? क्या क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा के लिए? आंतरिक क्या खतरे सुरक्षा हैं? के लिए कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? उत्तर प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं और उसको निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या-क्या कर रही है? कुछ रटना नहीं है, जितना पढ़ा है उसी से हो देखना है। तो अब चलो हम लोग देख लेते हैं पहले लेक्चर देख लेते हैं कि क्या-क्या कल पढ़े थे।
क्विक रिव्यू लेते हैं। हमने कहा कि सुरक्षा का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि राष्ट्र से सर एक सर उत्तर प्रदेश में बताएं हाँ, बताओ। सर उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में जैसे लिंग भेद की जो सुरक्षा है, बालिकाओं की शिक्षा, बालिकाओं को लेकर के जो समाज में कुरीति व्याप्त है कि बहुत सारे लोग आज भी इतने प्रयास के बावजूद भी आज भी समाज में लोगों में ये मानसिकता व्याप्त है कि बालक ही चाहिए, बेटियां कम चाहिए। अच्छा, ये और बताइए इसके पर 1 मिनट जी। अमरीश जी आपको रोक रहे हैं। जो पॉइंट आप बता रहे हैं, ये आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड है कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रॉब्लम है, समस्या है ये? हाँ, सामाजिक प्रॉब्लम है ये। तो और ये आंतरिक हमने सुरक्षा क्या में बोला आंतरिक? हाँ, बताइए। ये है तो सामाजिक प्रॉब्लम, लेकिन लेकिन वो लिंग भेद को लेकर के एक असुरक्षा तो है ना कि उसके आधार पे लोग गर्भपात करा देते हैं या गर्भ से पहले ही जांच करा लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, तो महिलाओं को लेकर के एक असुरक्षा तो है इस मामले में। ठीक है। ए, तो इसके लिए सरकार ने जो महिला बेटियों की पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था बना रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, चाहे कन्या कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार का जो जी, कन्या सुमंगला योजना जब प्राथमिक विद्यालय में नाम लिखा जाता है, तो उसका एक अकाउंट खोला जाता है बच्चियों के नाम से लेकर के। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल है इस मुद्दे को लेकर के मतलब। हुँ। जी सर। और आंतरिक सुरक्षा में अभी अभी ये चल रहा है, अभी सड़क इसके ऊपर परिवहन को बात लेके चल रहा है करेंगे। सर। अभी बात करेंगे, आप लोग को थोड़ा ब्रॉड माइंड लेके बैठना है आपकी। कल लेक्चर चले हैं तो उसको थोड़ा-सा एडवांस लेवल पर पहुँचाते हैं, कि कहीं से भी पूछ ले, आपको लिखना वही है जो पढ़े हो। बस, बस थोड़ा-सा ट्विस्टिंग करना है, माइंड गेम खेलना है। ज़रा सा देखो सुरक्षा के बारे में हमने बताया और राज्य के अर्थ में हमने 4 चीज़ें बताए थे कि भौगोलिक क्षेत्र या सीमा, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होता है। ये सब लोग को मालूम है। सुरक्षा को संकुचित में सामरिक रूप से ही देखा जाता है और सामरिक को ही आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में बाँट के देखा जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो देश की सीमा के अंदर होता है। इसका दायित्व किसका होता है? प्रांतीय सरकार का होता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आंतरिक सुरक्षा विभाग है, वो आंतरिक सुरक्षा क्या करती है? सुनिश्चित करती है। कारक क्या हो सकते हैं? तो जो भी अंदर की बातें हैं, आंतरिक रूप से वही कारक हो सकते हैं, वो उसको बाद में देखेंगे। तो इतनी बात समझ में आया कि आंतरिक सुरक्षा के लिए पहले नंबर पे राज्य जिम्मेदार होता है उसको करने के लिए, बाद में केंद्र भी हो जाता है। अंतिम रूप से कौन हो जाता है? केंद्र हो जाता है। अब ज़रा-सा देखो बाह्य में क्या होता है कि बाह्य में बाह्य सुरक्षा की देखा जाता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, जबकि आंतरिक बोला कि पहले राज्य होता है, उसके बाद केंद्र आता है। लेकिन बाह्य सुरक्षा हमेशा केंद्र के पास रहता है और ये रक्षा मंत्रालय करता है, जबकि वहाँ पे देखा था गृह मंत्रालय करता है। अब ज़रा-सा देखो कि हमने कहा था कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? राज्य है, लेकिन अंतिम रूप से कौन है? सरकार है। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है, ये ज़रूर बताना चाहिए। बेसिक कभी भी लिखो तो दिमाग में बैठा लो, हमेशा ये बात को इंडिकेट कर दो कि आपका कांसेप्ट क्लियर है। एग्ज़ामिनर के सामने आपकी कॉपी ही बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं व्यापक दृष्टिकोण में, तो हम लोग इसको डिस्कशन कर दिए थे कि इसमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा। सांस्कृतिक सुरक्षा में क्या धर्म को लेके, जात को लेके, पहचान को लेके ये सब आता है। उसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा की बात किया था। ठीक है ना? अब आंतरिक सुरक्षा का अवधारणा बहुत व्यापक रूप से देखा जा गया है कि आंतरिक सुरक्षा की सबसे पहली बात है कि आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा बात ही क्यों आती है? उदय कब होता है? या आंतरिक सुरक्षा के लिए कारक कौन-कौन से हैं जो प्रेरित करते हैं? तो हमने बताया था कि यहाँ पे बड़ी सिंपल से बोला था कि सोचना है और हमेशा ध्यान रखना है कि हमने कहा था 3 ही बात कि वंचना पहले नंबर पे वंचना, वंचना बहुत टाइप के हो सकते हैं। वंचना के टाइप क्या हो सकते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है? सांस्कृतिक वंचना हो सकता है। दूसरा हमने बताया था वाद, वाद। अब यहाँ पे वाद भी बहुत तरह के हो सकते हैं, वाद भी बताया और तीसरा हमने बताया था कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो नीतियों में खामियाँ। ये बात हमने बताया कि हमें बस 3 बातें याद रखना है और ये हमसे बोले 200 पेज लिखने के लिए तो लिख देंगे। 200 पेज कर रहे हैं, 200 वर्ड भी बोले या 250 वर्ड भी बोले क्योंकि वंचना को खोलोगे, वाद को खोलोगे और वाद के लाइन में भी एक-एक लाइन भी लिख दोगे वाद के बारे में भी, तो कम से कम हमारा 250 वर्ड यही 2 से ले लेगा। और नीतियों की खामियाँ का भी एग्ज़ाम्पल देने लगोगे, तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इतने सारे चीज़ को हमने समरी करके 3 चीज़ें बताई कि आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या-क्या कारक हैं या उदय किनके कारण होता है? आंतरिक सुरक्षा के उदय के कारक कौन-कौन से हैं? फैक्टर कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं?
बाह्य सुरक्षा की बात कहें तो बाह्य सुरक्षा में हमने कहा था कि मूलतः सीमा पे होता है, पड़ोसी देशों से संबंध पे भी निर्भर करता है और हमने कहा था तस्करी, इसमें याद करना है क्या? तस्करी। तस्करी में भी बहुत तरीके के तस्करी होते हैं, जैसे मानव की तस्करी, अंग की तस्करी, हथियार की तस्करी, हथियार की तस्करी और एक ड्रग्स की तस्करी। दूसरा बात हमको ज़रूर करना है इसका, समझ रहे होंगे, ये गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की बात करना है, इसके बीच में भारत है, तो भारत की बाह्य सुरक्षा क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। एक तो तस्करी और गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के वजह से ये सब चीज़ें होती हैं तस्करी। दूसरा क्या? तीसरा क्या? तो इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ जो होता है, घुसपैठ काम होता है। घुसपैठिया होता है, जो कि ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाता है, फिर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है और कहाँ देखा जाता है? कभी-कभी नेपाल के बॉर्डर से जो लगे हुए हैं, उनके साथ भी देखा जाता है। ठीक है? तो ये हुआ। दूसरी शरण स्थली बोडोलैंड वाला है, तो बोडो शरण स्थली कैसे बन गई है? आतंकवादियों का पनाह दे रहे हैं, क्योंकि बोडोलैंड अपनी माँग कर रहा है कि हमको अलग करो और वो क्या कर रहे हैं? हिंसा में विश्वास रख रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो आतंकवादी यहाँ पे शरण जो माओवाद है, माओवाद का शरण स्थली बन गया है कौन? बोडोलैंड। तो ये भी हमारा बाह्य सुरक्षा के लिए कारक है। ठीक? इतनी बात बोल दिया। अब ज़रा-सा देखो नेक्स्ट कि वो सीधे-सीधे बाय प्रेरित आ गया, गायब कर दिया क्या कुछ? हाँ, हम बता रहे थे कि आंतरिक सुरक्षा इससे पहले जोड़ लेना, आंतरिक सुरक्षा के 4 आयाम बता रहे थे। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य प्रेरित आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक प्रेरित बाह्य सुरक्षा। ये चाणक्य का आयाम था सुरक्षा को लेके, जिसमें हमने आंतरिक बता दिया, बाह्य बता दिया। अब तीसरा हम बात करने जा रहे हैं बाह्य प्रेरित आंतरिक। बाह्य प्रेरित आंतरिक का मतलब क्या? कि देश के जो आंतरिक कारक है ना, आंतरिक कारक क्या? आंतरिक कारक ज़रा-सा सोचना कि वंचना है, आंतरिक कारक, दूसरा क्या कारक है? वाद है, ठीक है? और तीसरा नीतियों से जनमानस में क्या है? लेके रोष है कि अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। इनको लेके इसका फ़ायदा उठा रहा है कौन? बाय उठा रहा है और बाय हवा किसको दे रहा है? तो जितने वाद हैं, उनको हवा दे रहा है बाय। बाय क्या कर रहा है? वाद को हवा दे रहा है, संप्रदायवाद को बढ़ावा देगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, अलगाववाद को बढ़ावा देगा और ये सब करेगा। क्यों करेगा? भाई ये बाह्य प्रेरित चाहता है क्या? जो बाह्य होगा, वो हमारा शत्रु देश होगा। जो भी शत्रु देश होगा, वही एक काम करेगा कि भारत में अस्थिरता लाया जाए और अस्थिरता कैसे लाया जाएगा? तो इसके जो आंतरिक माहौल होते हैं, उसी का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे जो वंचना का शिकार होगा, तो उसके अंदर मन में कुंठा होगा सरकार के प्रति या जो सत्ता होगा, उस सत्ता के प्रति हो सकता है कुंठा हो और उस कुंठा को फ़ायदा लेके उसके ब्रेन वॉश कर दिया जाए और ब्रेन वॉश करके अंदर क्या कर दे? विद्रोह करवा दे। तो ऐसा हो सकता है, बाह्य प्रेरित हो सकता है और सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। कल हमने ये बात नहीं बताया था, लेकिन यही आंतरिक अस्थिरता इसको बाह्य वालों को प्रेरित करेगा। और क्यों होता है? कारण ये अक्सर क्यों होता है? ऐसा क्यों करता है कोई शत्रु देश? कूटनीतिक विफलता हो जाएगा तो, वर्चस्व का संघर्ष होगा तो, ऐतिहासिक संघर्ष होगा तो। जैसे पाकिस्तान को लेके हमारा ऐतिहासिक संघर्ष भी है और वर्चस्व का भी संघर्ष है। और कहीं न कहीं कूटनीतिक विफलता भी कितने हमने बताया था आईआर में कि कितनी संधियाँ हुई, लेकिन उन संधियों को कोई फ़ॉलो नहीं हुआ, कोई फ़ॉलो नहीं किया। वर्चस्व की लेके एक लड़ाई चाइना से भी देखा जाता है, ठीक है? तो चाइना भी उठाता है, तो बाह्य प्रेरित होते हैं। अब देखो ज़रा-सा यहाँ पे बाह्य प्रेरित का मतलब क्या? बाह्य प्रेरित का माध्यम क्या हो सकता है कि जो बाह्य प्रेरित इन चीज़ों को फ़ायदा उठाता है, किसका? वंचनावाद का नीति का फ़ायदा उठाता है, तो वो कैसे उठाता है बाह्य के जो पाकिस्तान में बैठे हैं या चाइना में बैठे हैं, वो क्या फ़ायदा किसके द्वारा? तो फंडिंग देते हैं। तो फंडिंग देखो, फंडिंग जम्मू-कश्मीर में फंडिंग ज़्यादातर किसमें से आता है? पाक से आता है और नॉर्थ ईस्ट में जब भी देखो फंडिंग कौन देता है? चाइना देता है। तो पाक में आतंकवादी है और यहाँ माओवादी को बढ़ावा दिया जाता है। अब ज़रा-सा देखो नक्सलवाद को। नक्सलवाद को भी बहुत ज़्यादा क्या मिलता है? ये फंडिंग मिलता है, हथियार की सप्लाई करता है। ट्रायंगल सोचो, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल हथियार का जखीरा है, वहाँ से हथियार मिलता है और सबसे ज़्यादा नदी कौन है? नॉर्थ ईस्ट के पास है। तो बोडोलैंड हो, चाहे माओवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, इन सब का पहुँच कहाँ से है? ट्रायंगल तक है और ट्रायंगल से हथियार सप्लाई मिलता है। स्लीपर सेल घर में ही लोग को स्लीपर सेल बना लिए हैं। सब ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जैसे मुज़फ्फरनगर का जो कांड हुआ था, वो ब्रेन वॉश करके किया गया था। प्रतिविद्रोह करा रहे हैं, प्रतिविद्रोह फैला रहे हैं, जैसे नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नैतिक रूप से समर्थन कर रहे हैं, नैतिक रूप से समर्थन कर रहे हैं कि तुम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। कार्मिक समर्थन कर रहे हैं।
मतलब कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं दूसरे को कि तुमको चाहिए, लोग चाहिए ना, हम दे रहे हैं लोग। हाँ, तो लोग को देने का भी काम कर रहे हैं और लोगों की भर्ती भी कर रहे हैं और मानवाधिकार के मामले को लेके छवि खराब कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट कि जो बाह्य प्रेरित आंतरिक सुरक्षा जो है, उसके लिए माध्यम क्या-क्या यूज़ करता है बाह्य या कोई बाहरी देश? या पूछ ले कि पाकिस्तान को लेके हमारे आंतरिक सुरक्षा में किन-किन बातों से इंटरफेयर करता है या इंटरफेरेंस करता है, हस्तक्षेप करता है, कौन-कौन से? तो पाकिस्तान फंडिंग के माध्यम से करेगा, हथियार के माध्यम से करेगा, स्लीपर सेल के माध्यम से करेगा, ब्रेन वॉश के माध्यम से करेगा, नक्सलवाद के माध्यम से करेगा, नैतिक रूप से समर्थन करेगा, कार्मिक समर्थन करेगा, मानवाधिकार का छवि खराब करेगा। ये बाह्य प्रेरित पाकिस्तान पूछ सकता है या चाइना पूछ सकता है कि चाइना को लेके क्या ऐसा है कि चाइना हमारे लिए क्यों आंतरिक सुरक्षा के लिए एक संकट ला रहा है? या कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, पाकिस्तान ला रहा है या ऐसा ही कुछ हो जाए कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए इस वर्तमान समय में एक संकट बन के उभरा है। ठीक है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहीं से हम माध्यम उठाएँगे कि कौन-कौन से माध्यम से होता है, ये बातें समझ में आ रही है सबको। कल जो बताया था उससे थोड़ा अलग है। अब जरा आंतरिक प्रेरित बाय की देखो। आंतरिक प्रेरित बाय में क्या हो रहा है कि हमने कहा कि जो देश के अंदर ही बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, शत्रुओं को क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। कैसे हैं? वो गद्दार लोग हैं, जो शत्रुओं को हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो अपने पहली बात व्यक्तिगत हित के लिए कर रहे हैं। व्यक्तिगत हित। उनका व्यक्तिगत हित ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है राष्ट्र के ऊपर, नेशनल के ऊपर ज़्यादा रखता है। ठीक है? व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि मानते हैं और शत्रुओं को सहायता कैसे करते हैं? ये गद्दार लोग सहायता करते हैं, ये ज़रा-सा देखते हो इस बात को देख लेते हैं। स्लाइड ले लेना है, उसके बाद बताते हैं। कि जो गद्दार होता है, वो गद्दार क्या करेगा? जयचंद लोग जैसे इंसान क्या करेंगे, क्यों खतरा है? तो खतरा इसलिए है कि वो स्लीपर सेल को वही लोग एक्टिवेट रखते हैं या मदद करते हैं। ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और क्या करते हैं? भर्ती कराते हैं। ये जो जिन संगठन जो आतंकी, नक्सलवाद, माओवाद हैं, उन संगठन को क्या करते हैं? हथियार देते हैं। क्या देते हैं? हथियार देते हैं, फंड देते हैं। गद्दार लोग क्या करते हैं कि पूरी राजनीतिक या कहें ना कि हलचल पे कौन कहाँ जा रहा है, हलचल पे नज़र रखते रहते हैं। बिल्कुल हलचल पे नज़र रखे रहते हैं। फिर ये क्या करते हैं, गद्दार लोग गद्दार लोग बिल्कुल किसे जो संगठन आपराधिक संगठन होते हैं, उस आपराधिक संगठन को से जुड़े होते हैं और आपराधिक संगठन को एक क्या देते हैं, रास्ता देते हैं। यही गद्दार हमारे सरकार तक पहुँच बनाते हैं। यही शरणस्थली या जो राजनीतिक होते हैं या जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ होते हैं, वो उसके माध्यम से क्या करते हैं, सरकार तक पहुँच बनाते हैं। यही है जो कि सरकार में या हम कहें कि सरकारी ऑफ़िस में सरकारी ऑफ़िस में भ्रष्ट भ्रष्टाचार के माध्यम से क्या करते हैं? सुराग करते हैं या जानकारी इकट्ठा करते हैं। यही लोग हैं गद्दार लोग। स्लीपर्स करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, संगठन को हथियार फंड देंगे, हलचल पे नज़र रखेंगे, आपराधिक संगठन को रास्ता देंगे, ठीक है? पहुँच बनाएँगे, जो आपराधिक संगठन है उनकी पहुँच सरकार तक बनवाएँगे, गठजोड़ करवाएँगे, सरकारी ऑफ़िस में भ्रष्टाचार के माध्यम से सुराग करेंगे, वहाँ से डाटा इकट्ठा करेंगे और किसको देंगे? शत्रु देश को देंगे। समझ रहे हो बात को? तो इतना सारा काम करता है, तो ये क्या होता है? आंतरिक प्रेरित बाह्य होता है, मदद करते हैं। मदद क्या करेंगे? घुसपैठ में करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में करेंगे, संगठित अपराध को करेंगे, हथियार देके करेंगे, भर्ती के एजेंट के रूप में देंगे और जैसे कि हमने पीछे और भी बता दिया है, ठीक है? आंतरिक सुरक्षा हमेशा चुनौतियाँ देश के अंदर ही होता है। हमने कहा कि अंदर ही आंतरिक सुरक्षा होता है और वो है बात और सबसे बड़ा हम अगर हमसे पूछो आंतरिक सुरक्षा में, तो हम हमेशा नंबर 1 पे वंचना ही रखते हैं। नंबर 1 पे जितनी वंचना है, वही वंचना को रखते हैं, तब हम दूसरे नंबर पे जाते हैं। क्योंकि ये पनपती है और नीतिगत विफलता से जन्मी चुनौतियाँ हैं। मतलब वंचना से ही जन्मी ये चुनौतियाँ हैं, जो
सबका साथ सबका विकास है ना, वो एक्चुअल में नहीं होता है और माँगती है कि ये वंचना वाले क्या माँगती हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ़ ऐसा है ना, केवल हम एक कोई पंक्ति बोल दें और हम भाषण दें, तो इसका नहीं, सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं मतलब है। भाई ये रियलिटी में दिखना चाहिए, ठीक है? अब ज़रा-सा देखो, सबसे बड़ा क्या बात है कि भारत के आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा क्या है? निर्जातीय पहचान को लेके। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है। देख लो मुस्लिम को लेके, जिसको संप्रदायवाद को हम लोग नाम देते हैं, मुस्लिम वर्सेस हिंदू। वैसे ही आप देख लो सिख में होता है। ये हमेशा अपनी निर्जातीय एथिकल पहचान को लेके हमेशा हावी हो जाते हैं और ऐसा होता है ना कि आंतरिक प्रेरित में क्या होता है कि परराष्ट्र का स्वराष्ट्र पे हावी होना। आंतरिक प्रेरित में क्या होता है कि परराष्ट्र को, दूसरे राष्ट्र को वाद को या दूसरे के राष्ट्र को ज़्यादा समर्थन करना और अपने राष्ट्रवाद को क्या करना, नीचा समझना। जैसे जम्मू-कश्मीर वाले कुछ लोग थे जो कि पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे और परराष्ट्रवाद के वो ज़्यादा समर्थक थे, स्वराष्ट्र के समर्थक नहीं थे। तो इतनी बात समझ में आया। तो इतना कहने का मतलब क्या है? समरी कर लेते हैं कि आंतरिक प्रेरित बाय में। आंतरिक प्रेरित बाय में इसको समरी कर लें कि क्या होगा, आंतरिक में कौन होगा? गद्दार होगा। और गद्दार कितने माध्यम से कर सकता है? तो गद्दार का माध्यम बहुत विस्तार रूप से हो सकता है, घुसपैठ कराएगा। घुसपैठ कहाँ कराएगा? घुसपैठ कराएगा राजनीति में, गठजोड़ बनाएगा। घुसपैठ कहाँ कराएगा? सीमा में कराएगा। घुसपैठ कहाँ कराएगा? तो ऑफिस में कराएगा, सरकारी ऑफिस में कराएगा। अब हम समरी कर रहे हैं, सरकारी ऑफिस में कराएगा। सरकारी ऑफिस में यहाँ पहुँच बनाएगा। क्या बनाएगा? पहुँच बनवाएगा। कौन? विदेशी जो शत्रु हैं या उनको पहुँच होगा। राजनीतिक शरण-स्थली के लिए कोई अगर पकड़ लिया जाता है, कोई भी पकड़ लिया जाए आतंकवाद, तो राजनीतिक शरण-स्थली के लिए रास्ता कौन तैयार करता है? यही करेगा। सीमा में घुसपैठ कराएगा, कौन कराएगा? यही करेगा। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार है। इसका मेन चीज़ क्या है? मेन कॉज़ है भ्रष्टाचार। मेन कॉज़ है भ्रष्टाचार या दूसरा कह सकते हो कि परराष्ट्रवाद का ज़्यादा हावी होना है, ज़्यादा हावी होना। तो पहला हमारा है घुसपैठ। दूसरा है कि कार्मिक, कार्मिक रूप से जुड़ा हुआ। कार्मिक रूप से क्या? कार्मिक रूप से स्लीपर सेल बनाएगा, स्लीपर सेल होगा या स्लीपर सेल को मदद भी करेगा। दूसरा क्या करेगा? ब्रेन वॉश करेगा। तीसरा क्या करेगा? भर्ती करेगा, कार्मिक रूप से। तीसरा हमारा आ जाएगा संसाधन के रूप में। किसमें? संसाधन के रूप में। संसाधन के रूप में ये क्या करेगा? पैसा। पैसा मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। फिर क्या करेगा संसाधन में? हथियार, ठीक है? ड्रग्स, ठीक? या जो भी संसाधन यूज़ कर सकते हैं, वो संसाधन मुहैया कराएगा कौन? गद्दार कराएगा। तो ओवरऑल हम देखें कि 3 ही हम यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे आंतरिक बाह्य प्रेरित में भी बताया था कुछ, यहाँ पे आंतरिक प्रेरित बाह्य में 3 ही हम कैटेगराइज़ किए हैं। घुसपैठ कराएगा और इसके 3 बताया, कार्मिक रूप से इसके भी 3 बताया और संसाधन में भी ऐसे ही 3 बताया और हो गया मेरा कांसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। यही बात अगर देखें कि हम बता रहे हैं कि क्या बताया था, मदद करेगा, घुसपैठ करा के, धन शोधन करा के, संगठित अपराध का, हथियार देके, भर्ती करके, सारी चीज़ें आप लोग देखो मदद करते हैं में, सारी चीज़ें हमारे 3 ही पॉइंट से आ गए। तो हम क्या क्यों नहीं अपना डायमेंशन अपने डीकेडी को यूज़ करें रेदर दैन कि किताबी कीड़ा होने की। तो हम यही बताएँ कि 3 रूप से मदद करते हैं, घुसपैठ का, राजनीतिक सीमा, सरकारी राजनीतिक पहुँच बनाएँगे, किसका पहुँच बनाएँगे? जो आतंकवाद होंगे जो भी राजनीतिक शरणार्थी मिलता है, जिसको संरक्षण देते हैं राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार के चलते, कुछ पैसों के लालच में वो अपने देश को ही बेच खाते हैं। सरकारी ऑफ़िस में क्या करेंगे सुराग करके भ्रष्टाचार से वहाँ से ऑफ़िस का डाटा उठाएँगे और क्या करेंगे शत्रु देश को देंगे। जैसे डिफेंस वगैरह के डाटा होते हैं वो सारे, ठीक है? सीमा को भी करेंगे। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब ज़रा-सा अब आते हैं कि आंतरिक सुरक्षा का महत्व क्या है? तो महत्व में हमें कुछ नहीं बोला कि जो कारक हैं, बस इतना ही याद रखना है, जो कारक हैं, वही कारक के अपोज़िट या अ, अपोज़िट क्या होगा? विपरीत विपरीत महत्व होंगे। जो कारक है, उसी के विपरीत क्या होगा? महत्व होगा। तो कारक हमने बताया था क्या? वंचना, जितने टाइप का वंचना है, उसका अपोज़िट कर देंगे, सामाजिक वंचना, आर्थिक वंचना के अपोज़िट कर देंगे,
तो वो हमारा महत्व हो जाएगा। जितना वाद है, इस वाद की अपोजिट कर देंगे, वो महत्व हो जाएगा। जितना नीतियों की विफलता है, उन नीतियों की विफलता का अपोजिट कर देंगे, वो हमारा महत्व हो जाएगा। दैट्स इट। हर एक चीज़ इस पे खरा उतरेगा। आप नहीं तो करके देख लेना। हर एक चीज़ क्या होगा? खरा उतरेगा। ठीक है ना? इसी 3 ही पॉइंट पे समरी हो जाएगा। तो हम लोग कम पढ़ें, ज़्यादा समझें, ये बात हो गया आंतरिक सुरक्षा का। अब ज़रा-सा आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों की बात हो रही है। अब पता नहीं क्यों हम जब पूछ रहे हैं, तो लोग मतलब स्पष्ट रूप से भूल जा रहे हैं, क्या होना चाहिए सुरक्षा को लेके। तो इसका भी डीकेडी करके खत्म करते हैं कि चुनौतियाँ कहाँ-कहाँ हो सकती हैं आंतरिक सुरक्षा को लेके। चुनौतियाँ बड़ा सिंपल सा है, चुनौतियाँ क्या होंगी? चुनौतियाँ हमारा जो जानते हैं, वो पहला आएगा वाद को लेके। जितने वाद आएँगे वो चुनौतियाँ होंगी। हमारे समक्ष संप्रदायवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, ये सारे चुनौती हैं और इसमें चुनौतियों में जितने वाद लिखे हैं, वो सारे प्लीज़ वाद याद रखना। दूसरी बात है तस्करी को लेके। तस्करी भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हो रहा है, चुनौती बन गया है। जैसे ड्रग्स को लेके, मानव को लेके, ठीक है? हथियार को लेके एटीसी, हथियार को लेके तस्करी हो रहा है। तीसरा क्या? तो हम देखो आर्थिक रूप से, एक देखेंगे आर्थिक रूप से, एग्ज़ाम्पल हम बाद में देखेंगे लेकिन डायमेंशन देखो। आर्थिक रूप से, दूसरा क्या? सामाजिक रूप से, ठीक है? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और एक हम देखेंगे जब भी तकनीक होता है तो तकनीकी रूप से, ठीक है? इतना तो हमको देखना ही है। अब ज़रा-सा देखो डायमेंशन में हमने यही तो बताया है वाद, एक निजातीय संघर्ष को किसमें जोड़ देंगे? तो जब सामाजिक सांस्कृतिक को जोड़ेंगे तो वहाँ पे जोड़ लेंगे। सीमा से जुड़ी, अर्थव्यवस्था से जुड़ी, तकनीकी से जुड़ी, सामाजिक रूप से, सामरिक और कूटनीतिक। तो सामरिक और कूटनीतिक हमने लिखा नहीं है तो वहाँ पे जोड़ लो सामरिक और कूटनीतिक और सामाजिक एंड सांस्कृतिक कर दो। अब ज़रा-सा इसको देखते हैं। क्या? एक सामरिक सामरिक और एक क्या? कूटनीतिक। इतना सा क्या इसमें चुनौतियों को लेके डायमेंशन है। अब हमने पूछा कि यूपी में क्या लेके चुनौतियाँ हैं? एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको आता तो बोलते नहीं कि यूपी में संप्रदायवाद को लेके नहीं चुनौतियाँ हैं? क्या नेपाल के बॉर्डर से तस्करी से नहीं है? क्या आर्थिक रूप से चुनौतियाँ नहीं है? भ्रष्टाचार वगैरह नहीं है? क्या सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जातिवाद, क्या उत्तर प्रदेश में देखो जात के आधार पे, धर्म के आधार पे वोटिंग नहीं होती है? क्या चुनौती नहीं है? क्या तकनीकी में साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश से क्या एकदम बिल्कुल सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। क्या साइबर क्राइम नहीं देख रहे हैं? सामरिक रूप से महत्व देखो उत्तर प्रदेश में कौन जुड़ा हुआ है? तो बॉर्डर कौन लग रहा है? नेपाल से लग रहा है भैया, तो नेपाल से नहीं है। कूटनीतिक रूप से विफलता हो सकता है कि कूटनीतिक रूप से विफलता यहाँ पे ना लागू हो, लेकिन इतने पॉइंट तो आपको बताना ही चाहिए था। जब हमने पूछा कि यूपी में कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, तो ऐसा लगा कि आप लोग पढ़े ही नहीं हो, थोड़ा-सा ही पढ़े थे, लेकिन ये तो मालूम है, हमने बताया ना कि वाद को लेके, तस्करी को लेके क्या चुनौतियाँ नहीं है। बॉर्डर जहाँ भी पोरस होगा, नेपाल से तस्करी होती है। आर्थिक रूप से चुनौती यूपी में नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक रूप से धर्म, जाति को पहचान लेके नहीं होता है। अरे, अभी देख लो मुज़फ्फरनगर वाला कांड की बात कर लो। बहुत सारे केस हैं। इतना बात समझ में आया? सामरिक रूप से तो अब यूपी की पूछे चाहे किसी की पूछे, बस थोड़ा-सा दिमाग को कंसंट्रेट करो और जितना डायमेंशन पढ़े हो उसको फ्लो करा दो उत्तर प्रदेश की तरफ से और उत्तर प्रदेश को पर्सपेक्टिव में सेंटर में रख के सोचो। जैसे कि उत्तर प्रदेश की सारी बातें मालूम होगा कि नेपाल से बॉर्डर टच करता है। तो इतनी बात किसी को दिक्कत? अब ज़रा-सा देखो इसमें कौन-कौन से हैं वाद में, उग्रवाद, माओवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, भाषावाद, वामपंथीवाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद। वैसे निर्जातीय ये किसमें आ जाएगा? सामाजिक संस्कृति में, धर्म को लेके, जाति को लेके, भाषा को लेके। सीमा से जुड़ी क्या हो सकता है? घुसपैठ, अवैध शरणार्थी, तस्करी, यही होगा। अर्थव्यवस्था पे क्या? डंपिंग, स्मगलिंग, डंपिंग नहीं हो सकता है नेपाल से यूपी की पर्सपेक्टिव में देखें, तो नेपाल से डंपिंग तो वो बेचारा क्या डंपिंग करेगा जो भारत पे ही डिपेंड रहता है, तो इसको काट देना। ये उत्तर प्रदेश का स्मगलिंग होता है, नकली नोटों का प्रसार, जब नोटबंदी हुआ था तो नेपाल के रास्ते से बहुत सारे नोट पकड़े गए थे। काला धन है ही है, एमएल होता ही है, मनी लॉन्ड्रिंग होता ही है, संगठित अपराध आल्दो कम हो गया लेकिन उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित अछूता नहीं है। अब तकनीकी रूप से साइबर क्राइम तो होता ही है, साइबर अटैक होगा, देश में होता है, साइबरवाद भी हो सकता है। सामाजिक रूप से नशाखोरी है ही है, जुआखोरी है, वेश्यावृत्ति है, बंधुआ मज़दूरी है, पोर्नोग्राफी है। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? है, बिल्कुल है। ठीक है? तो सामाजिक रूप से जोड़ लिया, सामरिक रूप से किससे जोड़ोगे? तो पड़ोसी देश से, नेपाल से जोड़ दोगे। नाभिकीय हथियार यहाँ पे नहीं जोड़ोगे क्योंकि नेपाल खाने के पैसे नहीं है तो वो नाभिकीय क्या रखेगा?
और वाटर टेररिज्म की बात कर सकते हैं। वाटर टेररिज्म हो सकता है कि नेपाल से जैसे कभी-कभी ये लगाया जाता है, दोषारोपण किया जाता है, किसको लेके? जो बिहार की कौन सी नदी को बोलते हैं? भूल रहे हैं। कोसी नदी, कोसी कोसी नदी। कोसी 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 तो कोसी को से वो कर सकता है। तो आप सोचो कितना डायमेंशन उत्तर प्रदेश के मिल रहे हैं चुनौती को बताने के लिए, ठीक है? और इस सब पे एक-एक पहल लिख देना है, तो चुनौती के समाधान के लिए क्या कर रही है उत्तर प्रदेश कर रही है, उसके लिए हमें देखना होगा कौन-सा जो आर्थिक समीक्षा आता है उसमें दिया है, सारे योजना परियोजना। हुँ, समझ में आ रहा है? तो हम लोग बड़े कभी भी हमसे तो कोई भी पूछ ले, आंध्र प्रदेश का पूछ ले, काहे चाहे किसी का पूछ ले, धर्रा तो यही रहेगा ना, चाहे भारत का हो, चाहे पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, देखने का नज़रिया बदल जाएगा, लेकिन डायमेंशन नहीं बदलेगा सर, कभी नहीं बदलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब ज़रा-सा देखते हैं आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का कारण क्या है? एक कारण हो सकता है कि राजनीतिक विफलता हो जाए। राजनीतिक विफलता क्या? नीतिगत रूप से विफलता हो जाए, पक्षपात करने लगे, वंचना करने लगे, ध्रुवीकरण करने लगे, तुष्टीकरण करने लगे, दल को राष्ट्रवाद के ऊपर वरीयता देने लगे। तो ये राजनीतिक विफलता के कारण आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के कारण उत्पन्न हो सकता है। पहला कारण क्या? राजनीतिक रूप से विफलता। तो इसका निवारण कैसे करेंगे भैया? पूछ ले कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के कारण बताइए, या यही पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में चुनौतियों आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के कारण बताइए और उसके निवारण के कुछ उपाय सुझाइए। तो सेम धर्रा यही होगा। पहला राजनीतिक रूप से विफलता, नीतिगत रूप से पक्षपात, वंचना का ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, दल को राष्ट्रवाद के ऊपर वरीयता देना। निवारण कैसे करेंगे? तो राजनीतिक सहभागिता बढ़ा के, पंचायती राज को क्या करके स्ट्रॉन्ग करके, स्वायत्त प्रशासन क्षेत्र में लागू करके, जैसे दार्जिलिंग में किया गया। ठीक है? भारत में राजनीतिक में बढ़ती कटुता और विद्वेष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियों को जन्म दे रही है। भारत में राजनीति में बढ़ती कटुता, ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना कि भारत में राजनीति में बढ़ती कटुता और विद्वेष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां जन्म दे रही है। तो उसका कारण क्या है? यहाँ पे सब हम छोटे से लिखे हैं क्योंकि ये डीकेडी है और डीकेडी करके एग्जैक्ट हमने नोट्स में छाप दिया है और इसमें गंदा-गंदा सा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो अगर इस पे काम कर लेना तो आंतरिक सुरक्षा 28 पेज तक है, शायद 28 या 29 पेज तक है। उसके बाद टच भी नहीं करना है, करंट से अपडेट रहो, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ 29 पेज अच्छे से पढ़ लेना, डीकेडी करके ही रखा है। तो भारत में एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक बढ़ती कटुता और विद्वेष के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने चुनौती जन्म देती है। कारण बताइए? तो क्या? पहला कारण राजनीतिक दलों में असहिष्णुता, हम ही हम हैं की भावना। बीजेपी की जैसे बहुत सारे हम बता सकते हैं एग्जांपल। विपक्ष, ठीक है? विपक्ष या दल मुक्त भारत। विपक्ष मुक्त होना मतलब कि देखो अभी क्या हो रहा है ना कि विपक्ष को भी स्ट्रांग होना चाहिए। विपक्ष को स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अगर फुल मेजॉरिटी से कोई शासन बना देगा तो तानाशाह हो जाएगा। तानाशाह देखने को बहुत सारे बिल और एक्ट में बीजेपी को देखने को मिल रहा है क्योंकि विपक्ष मुक्त है एक तरह से। 10% भी कोटा निर्धारित नहीं कर पाए हैं। तो ये हो सकता है। और राजनीति में धन शक्ति का प्रयोग होता है, जाति शक्ति का प्रयोग होता है, व्यक्तिगत शक्ति का प्रयोग होता है, सामुदायिक शक्ति का प्रयोग होता है, ध्रुवीकरण का प्रयास किया जाएगा, घृणित राजनीति किया जाएगा। रणनीति लिखा है यहाँ पे नोट्स में कर लेना राजनीति। निरंतर गतिमान रहता है, इसके बदले का भाव गंदी राजनीति होती है। मतलब एक बात समझो, इस बात को कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने को नहीं समझ में आ रहा है, ज़रा-सा हम जान लें उसके बाद चलें। हुँ, समझ में आ रहा है? सब सो गए? नहीं, समझ में आ रहा है। आ रहा है सर समझ में। हाँ, तो हम जो बात बता रहे थे कि आप ज़रा-सा इसको बहुत इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से है डीकेडी का, क्योंकि वो बैठे इतना डीकेडी करने का ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि क्या है कि भारत में राजनीतिक में बढ़ती कटुता की वजह से, विद्वेष की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। अब कहोगे कि ऐसा कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसको ज़रा-सा हम समरी करते हैं एक पेज पे। खुद के माइंड का है, तो इसमें क्यों ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है? राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो पहली बात, इस बात को समझो कि दलगत राजनीति हो रही है। मत जाना उधर पे, ये हमारा हर समय बदल सकता है, 5 मिनट पे भी। दलगत राजनीति हो रही है। कैसी राजनीति हो रही है? तो राष्ट्रवाद के ऊपर राष्ट्रवाद के ऊपर
दलीय राजनीति हो रही है, हम ही हम हैं, दलीय राजनीति हो रही है। भाई किसी भी बिल को लाना है, किसी नीति को लाना है, नीतियों की विफलता अगर हो रही है तो एक तरह से तानाशाही है पास कराने का। समिति के पास, संसद समिति के पास ये कि भी क्या लिख रहे हैं कुछ समझ ही में नहीं आता। हम क्या बोल रहे थे कि दलगत राजनीति हो रही है, दलगत राजनीति के बाद हमने कहा कि तानाशाह हो रही है। जितने समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ 15 से 27% तक ये बिल किसके पास गया है, तो संसदीय समिति के पास गया है। विपक्ष चर्चा करने के लिए, जब कोविड था तो चर्चा करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या लगता है, तानाशाह वैसे जो आपकी नीति बन रही है, वो नीतियों की विफलता होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब भी चर्चा होता है कोई चीज, तो चर्चा में अच्छा चीज निष्कर्ष आता है और उसकी कमियों को देखा जाता है, तो नीतिगत विफलता होगी तो कारण है। और जहां पे दलीय राजनीति हावी हो जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वंचना हो जाएगा, वंचना की बातें आने लगेगी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा तो ऐसे ही खतरे में आ रही। और क्या होगा, इसको हमने पीछे यहाँ पे और भी बताया था कि ध्रुवीकरण करना है। ध्रुवीकरण का मतलब क्या, कि आप मुस्लिम हो, हमें वोट देना, क्यों? क्योंकि हम मुस्लिम हैं। तुम हिंदू हो तो मुझे वोट देना, हम पंडित हैं तो हमें वोट देना। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण करना, घृणित राजनीति कर रहे हैं। घृणित राजनीति कैसे, मतलब उनको वोट कैसे भी मिल जाए, वोट मिल जाए, 200 रुपया दारू के पैसा दे के वोट खरीदा जा रहा है। घृणित राजनीति है। बदले की भाव है, बदले की भाव कैसे, बदले की भाव है कि एक सत्ता में आया, जैसे बीजेपी आई यूपी में, तो अखिलेश पे क्या लगा दिया, आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार की, उसके बारे में फाइल वोल खोलने लगी। अब अखिलेश आएंगे तो बीजेपी के जो होंगे, तो वो बदले की भाव है, गंदी राजनीति है। धन शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, धन शक्ति का प्रयोग होने का मतलब भ्रष्टाचार होगा। जाति शक्ति का प्रयोग हो रहा है, मतलब जितने वाद हैं वो सारे वाद आएंगे। व्यक्तिगत शक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, सामाजिक अराजकता फैलाएगा। सामुदायिक शक्ति का हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि सामुदायिक शक्ति में प्रयोग हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वाद को ही प्रेरित करेंगे। तो कुल मिला जुला के हम ये बोले, कोई कुछ बोल रहा है? मुकेश जी, आपके स्पीकर से आवाज आ रही है। तो हम कह रहे हैं कि कुल मिला जुला के कहानी इतनी है साहब, कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ये दल की वजह से, जो दल में विद्वेष है, या वो राष्ट्रीय सुरक्षा को क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो वही फिर से 3 कारण हमको निकल रहे हैं। क्या, कि वंचना का उत्तरदायी बन जा रहे हैं, वंचना के लिए उत्तरदायी बन जा रहे हैं, वाद के लिए उत्तरदायी बन जा रहे हैं, और नीतियों की विफलता के लिए उत्तरदायी बन जा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। तो ज्यादा ध्यान से देखोगे ना, तो जब ध्यान से देखोगे तो ये बातें सीधे सीधे निकलेगी। अब जरा सा हम दिखा रहे हैं कि कैसे हम कह रहे हैं कि वही बातें निकल रही हैं। बस हमको ध्यान रखना है क्या, देखो आप दिखा रहे हैं कि राजनीतिक दल में असहिष्णुता है। असहिष्णुता है मतलब हम ही हम हैं की भावना। इससे क्या बताता है कि सद्भाव कम है। सामाजिक रूप से ये क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। ये सामाजिक रूप से क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो सामाजिक वंचना के लिए ये कारक हो गया। जरा सा देखो, विपक्ष मुक्त या दल मुक्त भारत की बात होता है, तो विपक्ष मुक्त होने की वजह से क्या, चर्चा नहीं होगा नीतियों पे, चर्चा नहीं होगा तो नीतियां अच्छा नहीं बनेगी, तो नीतियां विफल होंगी, तो फिर से वही कारक। जरा धन शक्ति को देखो, धन शक्ति भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार होगा तो हमेशा क्या बताएं कि ये आर्थिक वंचना का कारण बन जाएगा। जाति शक्ति देखो, जाति शक्ति को संप्रदायवाद से जोड़ सकते हैं, व्यक्तिगत शक्ति को भी वाद से जोड़ सकते हैं, सामुदायिक शक्ति को भी वाद से जोड़ सकते हैं, ध्रुवीकरण को भी वाद से जोड़ सकते हैं, जातिवाद, भाषावाद, धर्म को लेके घृणित राजनीति के बारे घृणित राजनीति के बारे में हम वंचना से जोड़ सकते हैं, वाद से जोड़ सकते हैं। और बदले की भाव क्या, या बदले की भाव भी क्या कर सकते हैं, इसे वंचना से जोड़ सकते हैं। तो अल्टीमेट तो वही चीजें आ रही हैं। देखो इसको टेलीस्कोप के माध्यम से सब कुछ वही आएंगे। अब जरा सा चलते हैं नेक्स्ट, कि अब हमने इससे क्या-क्या बताया था अभी, राजनीतिक विफलता, और राजनीतिक विफलता पे एक क्वेश्चन बना दिया था कि राजनीतिक विफलता भी राष्ट्रीय सुरक्षा को होगा। तो राजनीतिक विफलता में बताया था कि नीतिगत पक्षपात, वंचना, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण,
ये करते हैं और राष्ट्रवाद के ऊपर वरीयता देते हैं दल को, तो इसकी वजह से आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। निवारण कैसे किया जाना चाहिए? सहभागिता बढ़ा के, पंचायती राज को मजबूत करके, स्वायत्त प्रशासन दे के, जैसे दार्जिलिंग को दिया गया था। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रशासनिक शोषण या भ्रष्टाचार। कि शून्यता, प्रशासनिक शून्यता क्या? असंवेदनशील होना, उत्पीड़न करना, ब्रिटिश कालीन मानसिकता, ठीक है? ये प्रशासनिक शोषण के कारण भी आंतरिक रूप से सुरक्षा चुनौती है। तो निवारण कैसे किया जाए इसको? निवारण किया जाए प्रशासनिक जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस, सुशासन लाके। आर्थिक रूप से वंचना या विकासात्मक वंचना की वजह से, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, संरचना का अभाव, इससे भी सुरक्षा हमारा प्रभावित होता है। तो इसका निवारण कैसे करें? समावेशी विकास करके और समान वितरण करके, ट्रस्टीशिप को लागू करके। भौगोलिक जटिलता भी होता है। भारत में गोल्डन क्रेसेंट की बात कहा, गोल्डन ट्रायंगल की बात कहें तो भौगोलिक के भारत के इर्द-गिर्द है। शत्रु पॉइंट सीमा है, तट रेखा है, हिंद महासागर में महाशक्तियों का संघर्ष है, तो भौगोलिक जटिलता भी क्या कहीं न कहीं सुरक्षा को प्रभावित करता है। तो निराकरण कैसे करें? तो सीमाओं का सुरक्षा करके। एक ही है निराकरण उसके बाद हम आ रहे हैं किसका? सामाजिक वंचना या प्रतिष्ठा। तो सामंतवादी प्रवृत्ति है, एकाधिकार को समाप्त हो जाने का डर है, राजनीतिक रूप से देखा जाता है। तो सामाजिक है कि क्या? सामंतवादी प्रवृत्ति है और उनके एकाधिकार समाप्त होने का डर रहता है, तो वो क्या करते हैं कि अम, भेदभाव ज़्यादा करते हैं सामाजिक रूप से, ठीक है ना? जैसे ब्राह्मणों का एकाधिकार पहले था कि ब्राह्मण टॉप पे रहते थे और एकाधिकार उनको चुनौती मिलने लगी और वर्तमान समय में देखो कि जो सामंतवादी प्रवृत्ति ब्राह्मणों में जो पहले देखी जाती थी, अभी सामंतवादी प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलती है। तो हर एक जो भी सामंतवादी प्रवृत्ति का होगा, वो चाहेगा कि हम एकाधिकार स्थापित किए रहेंगे। करे रहें, अर्थात प्रभु जाति बनने की कोशिश करेगा। प्रभु जाति हमेशा बनने को डोमिनेंट रहेगा और डोमिनेंट रहेगा तो वो क्या करेगा? तो किसी का शोषण का काम कर सकता है। जैसे कि कभी गाँव में देखा होगा कि गाँव में बैठे हो, अगर कोई शेड्यूल कास्ट का बंदा आ जाए तो किसी बड़े घर में, जमींदार वगैरह के घर में, तो देखना वो कभी भी उनके पैरेलल चेयर पे नहीं बैठ सकता, हमेशा ज़मीन पे बैठेगा। ये बात को इंगित करता है कि कहीं न कहीं सामाजिक वंचना है। प्रभु जाति आज भी बिलॉन्ग करते हैं। तो ये हो गया। अब ज़रा-सा आ जाओ नेक्स्ट पे कि निवारण कैसे करें? तो सामाजिक रूप से गतिशील करके निवारण कर सकते हैं। कार्य के अवसर प्रदान करके, प्रतिष्ठा की समानता देके, जातिगत लैंगिक विभाजन को कम करके कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब देके, नेम के पीछे सरनेम हटाया जाए। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं सामाजिक रूप से। सांस्कृतिक असुरक्षा, धर्म के आधार पे, जाति के, भाषा, क्षेत्र के खतरा। निवारण कैसे? तो मल्टी पॉट भारतीय होना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब मेल्टिंग पॉट की तरह होना चाहिए। मेल्टिंग पॉट क्या? कि हम भारतीय हैं, कोई धर्म और जाति नहीं। पहले हम बात क्या है, हमारा जात या धर्म, भाषा या पहला क्या है? यही है कि हम इंडियन हैं, यही इसका निवारण हो सकता है। वैधानिक रूप से भेदभाव से भी उत्पन्न होता है। जैसे वैधानिक रूप से भेदभाव करेंगे, तो उत्पन्न होगा। तो विधि का शासन लाना चाहिए, पुलिस सुधार लाना चाहिए, न्यायिक सुधार लाना चाहिए। तकनीकी के दुरुपयोग के कारण भी सुरक्षा हो सकता है, तो तकनीकी दुरुपयोग पे भी प्रतिबंध करें। डिजिटल अधिकार दें, आईटी एक्ट को कठोर बनाएँ, ऐसा तकनीकी रूप से दुरुपयोग हमने बताया था पहले। अ, जो हमने क्या बोला था साइबर क्राइम वगैरह को। मनोवैज्ञानिक वंचना या नैतिक पतन भी एक बहुत बड़ा कारक है। व्यक्तिगत हित को दिया जा रहा है वरीयता किस पे? राष्ट्रीय हित पे। तो ये भी एक कारण है। निर्जातीय पहचान को वरीयता दिया जा रहा है राष्ट्रीय पहचान पे, तो ये भी एक कारक है। तो इसका निवारण कैसे करा जाए? राष्ट्रवाद को व्यावहारिक करके आर्टिकल 51 ए जो भी क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट लिखे हैं कि उग्रवाद अग्रवाद लिखे हैं। यहाँ पे उग्रवाद कर लेना, उग्रवाद प्लस हिंसा क्या होता है? आतंकवाद प्लस जन समर्थन अलगाववाद। तो हमेशा देखो कि उग्रवाद प्लस हिंसा जहाँ पे आ जाएगा तो आतंकवाद आ जाएगा। उग्रवाद प्लस हिंसा आ जाएगा आतंकवाद और जहाँ आतंकवाद प्लस जन समर्थन मिलने लगे, दोनों साथ मिलेगा तो अलगाववाद होगा। तो कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इस फॉर्मूले से आप लोग बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो। इतना बात हुआ, अब 1-2 स्लाइड है उसको बता के फिर से तो हम समरी कर देते हैं। क्या मेन हम बता रहे थे यहाँ से आपको आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का कारण बता रहे थे। तो हम कारण को बड़े छोटे से में क्या कर देते हैं, ब्रीफ कर देते हैं कि हमको समझने में आसान हो। हमने कहा आंतरिक सुरक्षा
की चुनौतियों के कारण क्या है? तो कारण में हमने एक कारण बताया राजनीतिक कारण, एक बताया क्या सामाजिक कारण, एक कारण क्या बताया आर्थिक कारण बताया, एक क्या कारण बताया प्रशासनिक कारण बताया। और सब देख लेना वही है। और एक कारण क्या बताया इसके पहले? सांस्कृतिक हो गया, वैधानिक और तकनीकी, मनोवैज्ञानिक, यही बच गया। वैधानिक, एक वैधानिक, एक मनोवैज्ञानिक, यही कारण है सारे। और देखने का नजरिया जो नोट्स में लिखा है वो सही होना चाहिए कारण में, और इसके हर एक कारण का समाधान भी बताया है। तो हमेशा ध्यान रखना, कारण का एक कोई भी कारण हो, कारण का सोचने का एक डायमेंशन आपको दे रहे हैं। जैसे वाद बताया ना, वैसे ही कारण का, हर एक कारण का भौगोलिक भी कारण होगा। आप देख लो, हर एक कारण का सुरक्षा में, हर एक कारण का एक ही वर्ड है, और वो है एक। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, मनोवैज्ञानिक, वैधानिक और भौगोलिक। तो जितने एक है वो कारण होंगे। तो एक वर्ड में कारण समाप्त हो जा रहा है। एक जितने होंगे सब कारण होंगे। बस। अब देखो, राज्योत्तर के कारक इसको छोड़ दो, इसको कोई अभी नहीं है। ठीक है, इतना हमारा आज इंटरनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी का बारे में कुछ डायमेंशन बेसिक रखा, समझ में आया। इसके बाद हमें कुछ अभी नहीं करना है। अब इतना बात समझ में आप लोग को आया, तो आगे हम लोग एथिक्स पे चलेंगे, एथिक्स के डीकेडी करेंगे और इसको सुनेंगे। तो बात किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। सब लोग अपने स्पीकर ऑन करके बोल सकते हैं। ये समझ में आ गया। हेलो। हाँ, हाँ सर। नहीं समझ में आया? सर जो हेलो। हाँ, बता। हाँ सर, कारण ये क्वेश्चन आप जो बोले हैं कि भारत में राजनीति में बढ़ती कटुता और विद्वेष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां को जन्म देता है। हाँ, इस कथन की व्याख्या कैसे करें? इस तरह का प्रश्न आ जाए हाँ। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक लेके जाके पहुंचाएंगे? एक अपने तरफ से थोड़ा सा गाइडलाइन कर दीजिए। कोई आंसर देना चाहेगा इसका? आप लोग में से सपना मैम, ममता मैम, अमरीश जी, या कोई देना चाहेगा इसका? तब सो गए क्या? हाँ या ना तो सर बोलो। क्योंकि हाँ सर, अभी आपकी आवाज मुकेश जी हमको ना कभी कभी लगता है कि आती नहीं है क्या? आप कहाँ बैठ जाते हैं, किस कोने में बैठ जाते हो? अरे, बिल से बाहर निकलिए कुछ। आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी। ओके, आ रही है। तो हम जरा मुकेश जी का क्वेश्चन टैकल कर लेते हैं। 5 मिनट में उनका डायमेंशन देते हैं और उसके बाद हम जी। लोग एथिक्स पे चलते हैं सबको। और एथिक्स करने के बाद क्या हो गया, कुछ दिक्कत? ओके, अब बोर्ड दिख रहा है सबको? नहीं सर, बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा हाँ, है? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। मुकेश जी, क्वेश्चन एक बार और फिर से याद दिलाइए हमको, क्या था? कि भारत में राजनीति में बढ़ती कटुता और सुरक्षा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मुकेश जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सबको आ रही है, हमें को नहीं आ रही। कि भारत में राजनीति में बढ़ती कटुता और विद्वेष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियों को जन्म देते हैं। उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको कैसे शुरुआत की जाएगी, इसके बारे में पूछ रहे थे, तो गाइडलाइन चाह रहे थे। ठीक है, अब इसमें कटुता और विद्वेष को लेके पहले हम लिखेंगे इंट्रो में। इंट्रो में क्या बोलेंगे कि भारत में गिरता लोकतंत्र इस कटुता और विद्वेष का परिणाम। परिणाम है। और एग्जाम्पल दे देंगे
कि लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत का स्थान 92वां है, 52 है। कितने हैं? तो 62 है या 64 है इसमें, ये इंडिकेट कर रहा है। और इसके अब इंट्रो बोल दिया और इससे जोड़ दिया, हमें 2 लाइन लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। अब बताएं कि इसके कारण क्या है। तो कारण में आ जाएंगे। तो कारण में हमने कहा था कि हमेशा सोचना हमको वंचना से है और इससे वाद से जोड़ना है, लेकिन जोड़ेंगे किससे? राजनीतिक से जोड़ेंगे। और एक जोड़ेंगे क्या? एक जोड़ेंगे नीति से। यही तो है, सबको मालूम होगा। अब वंचना को जरा सा हम एक्सप्लोर करते हैं, राजनीतिक रूप से करते हैं। तो वंचना को देखो, वंचना राजनीतिक रूप से क्या कर सकता है? तो वंचना ये कर सकता है कि धर्म के आधार पे राजनीति, जात के आधार पे राजनीति, ठीक है। वंचना पैसे के आधार पे, धन शक्ति के रूप में कर सकता है। धन शक्ति के रूप में, धन शक्ति के रूप में क्यों? क्योंकि ये आर्थिक रूप से वंचना होगा, ठीक है ना। धन शक्ति के रूप में कर सकता है, ईटीसी लिख लोगे, जो भी आपको बताया है। वंचना बहुत तरीके का बताया। वाद में क्या करेगा? तो वाद में ये ध्रुवीकरण करेगा। क्या करेगा? ध्रुवीकरण करेगा। जात के स्तर पे खेलेगा, ठीक है ना, या समुदाय के स्तर पे ध्रुवीकरण करेगा। तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा, तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा। तो ये सारे वाद आएंगे। नीतियों की विफलता में क्या? हम ही हम है, हम ही हम है। मतलब कि चर्चा सही से नहीं हो पाया। हाँ सर कह रहा है किसी विषय पे ठीक से चर्चा नहीं हो पाएगा। हाँ, चर्चा नहीं हो पाएगा। हम ही हम है, विपक्ष क्या होगा? कमजोर होगा, या कमजोर हो विपक्ष जाएगा। मुक्त होगा, ठीक है ना। फिर ये सारी चीजें तानाशाही हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा। संसदीय समिति की उपेक्षा होगी, संसदीय समिति की उपेक्षा। तो कारण भी बता दिया, इंट्रो भी बता दिया। अब हम प्रशासनिक अधिकारी क्या, जो सुझाव न दे, सुझाव न दे, तो सुझाव देंगे। तो सुझाव वाद को खत्म करने के लिए देंगे, पहला। दूसरा हम किसको खत्म करने के लिए देंगे? दूसरा कौन सा था बताया? वंचना को खत्म करने के लिए। और तीसरा क्या करेंगे? नीतियों के लिए, नीतियाँ। नीतियां के लिए। तो नीतियां के लिए तो सीधी बात है, चर्चा कराओ, विपक्ष को लाओ, ठीक है, संसदीय समिति को पास भेजो, ठीक है, ये बात करो। वंचना में सीधी बात है, वंचना में सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये केवल एक लाइन नहीं होना चाहिए, यथार्थ रूप में होना चाहिए। वंचना से वाद में राजनीति यही तो बोल रही है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, यही तो बोल रही है। तो इसका यथार्थ रूप में पालन करना चाहिए। वाद को क्या? तो ध्रुवीकरण का नीति नहीं अपनाना चाहिए, राष्ट्रीयकरण, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनानी चाहिए, ठीक है। ऐसे बोल के और कहो कि इनको राजनीतिक रूप से क्या होना चाहिए? राजनीतिक रूप से नैतिक प्रशिक्षण देना चाहिए, नैतिक प्रशिक्षण देना चाहिए और नैतिक रूप से जागरूक होना चाहिए। ऐसा कुछ सुझाव देंगे, खत्म हो गया बात। आप समझ में आ रहा है? हाँ या ना मुकेश जी? आंसर मिल गया? जी सर, समझ में आ रहा। और उत्तर प्रदेश वाला जो क्वेश्चन पूछा था, सबको समझ में आ गया? जी सर, जी। पक्का? वो अब आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियों के कारण है, वो देश स्तर पे, राज्य स्तर पे दोनों लगभग सेम ही होगा कहीं भी। नहीं, उसको यूपी नजरिया से जोड़ देखने देंगे, का अलग होगा, हमेशा नजरिया देखने का अलग होता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे कूटनीतिक वगैरह में जो है, ये देश स्तर पे, राज्य स्तर पे थोड़ा अलग हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग। इसके बाद सबको टॉपिक लास्ट में जाते जाते टाटा बाय बाय करते वक्त ये रहेगा टॉपिक, अभी से अलॉट कर देते हैं। सुरक्षा में बताएंगे कौन कौन। तो अमरीश जी बताएंगे, अमरीश जी बताएंगे सुरक्षा में अपना टॉपिक। ये बताना है कि भारतीय सुरक्षा को, या नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में उपयोग वही करना है जो बताए हैं बात। नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा के लेके कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ठीक है। जी। राजेंद्र गुप्ता जी बताएंगे उत्तर प्रदेश को लेके क्या क्या सुरक्षा की चुनौतियां हैं। मुकेश गुप्ता जी बताएंगे भारत को लेके क्या क्या चुनौतियां हैं। प्रियंका जी बताएंगे कि इन चुनौतियों का निवारण कैसे किया जाएगा, ठीक है। कोई भी चुनौती हो सुरक्षा से, उनका निवारण एक मोटा मोटा होगा। कल्पना मैम बताएंगे कि कल्पना मैम, हाँ,
कल्पना मैम आंतरिक सुरक्षा को विधिवत रूप से समझाएंगे कि आंतरिक सुरक्षा क्या है, हर एक डायमेंशन को, और आंतरिक सुरक्षा से को निपटने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। सपना मैम ये बताएंगी कि जितना आंतरिक रूप से सुरक्षा मतलब बाह्य प्रेरित सुरक्षा आंतरिक प्रेरित बाह्य सुरक्षा कि कौन-कौन से मुद्दे हैं और ये हमारे लिए खतरा है, एग्ज़ाम्पल के साथ बताना है। ममता मैम ये बताएँगी कि आंतरिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा को आंतरिक सुरक्षा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को निपटने के लिए भारत सरकार क्या-क्या योजनाएँ लेके आ रही हैं, सोच के बताना है, दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा के। सबको क्वेश्चन अलग दिया है, क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया है, उसी में से सारे मटेरियल फर्दर उठाने हैं। तो यहाँ पे कुछ दिमाग चलेगा, लास्ट में बताएँगे। अब ज़रा-सा आ जाते हैं कि एथिक्स चलें, सब लोग रेडी हो? हुँ? अरे बोल दो हाँ या ना। आंतरिक प्रेरित बाह्य सुरक्षा वर्तमान में ना, यही है ना टॉपिक। हाँ। चाणक्य के अनुसार सुरक्षा के 4 आयाम बताए गए हैं। इसमें आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, बाह्य प्रेरित आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक प्रेरित बाह्य सुरक्षा। वर्तमान में आंतरिक प्रेरित बाह्य सुरक्षा का जो आयाम है, वो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। क्योंकि देश के अंदर के ही लोग बाहर के शत्रुओं की मदद कर रहे हैं, जिसमें कि स्लीपर सेल हैं, और जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोग वो हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, जैसे शहरी नक्सलवाद में जो संलिप्त हैं जो लोग, जिनको जैतपंथ की संज्ञा दी जाती है। ये लोग अच्छा, घुसपैठ पहले मोटा-मोटा यहाँ पे रिवीजन होने का मतलब है कि जो मदद कर रहे हैं, तो वो कितने डायमेंशन में मदद कर रहे हैं, ये बताइए, डायमेंशन बताइए पहले। घुसपैठ कराने में मदद कर रहे हैं, धन शोधन में, हथियार प्रोवाइड कराने में, एक भर्ती कराने के क्लास में नहीं एजेंट के थे रूप में, उस समय? नहीं, जब हमने बताया था उस समय क्लास में नहीं थे कि 3 तरीके से मदद कर सकता है घुसपैठ से, ठीक है? घुसपैठ से, दूसरी कैसे मदद कर सकता है? कार्मिक रूप से मदद कर सकता है, और तीसरा मदद कर सकता है संसाधन के रूप में। तो घुसपैठ में कौन-कौन से आ जाएगा? तो राजनीतिक रूप से पहुँच बनाएगा, राजनीतिक गठजोड़ बनाएगा अपराधियों के साथ, ठीक है? और क्या बताया था इसी में घुसपैठ में कि सीमा पार सरकार से करवाएगा, संबंध ठीक है? सीमा पार करवाएगा, ऑफ़िस में सुरक्षा भेद करेगा, ऑफ़िस में सरकारी ऑफ़िस का डाटा किसको देगा? शत्रुओं को देगा, भ्रष्टाचार से। ये सब भ्रष्टाचार जो भी घुसपैठ होता है, वो उसका मेन कारण है भ्रष्टाचार। तो ये बताया था। दूसरा कारण बताया था कार्मिक रूप से। कार्मिक रूप से क्या करेगा? कार्मिक रूप से लोगों को मुहैया कराएगा, भर्ती करेगा, ब्रेन वॉश करेगा, ठीक है? ये काम करेगा कार्मिक रूप से। तीसरा बताया था कि संसाधन रूप से मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, और उसके बाद हथियार देगा, ठीक है? और संसाधन उसको चाहिए तो वो और भी संसाधन देगा, पैसा देगा, सब कुछ करेगा। तो यही बात 3 ही तरीके से बोला जा सकता है व्यवस्थित रूप से। अब बात समझ में आया कि नहीं? मेन मेरा फ़ोकस था यही बात जानने का। थी नहीं। हाँ, तो आप थे नहीं। नेक्स्ट 2 नंबर सोनका मैम नहीं है, 3 नंबर बोले। हाँ, मेरा मेरा जो टॉपिक अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है? हुँ। हेलो। मेरा टॉपिक था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से निपटने के लिए भारत सरकार की क्या योजनाएँ हैं या उसकी क्या-क्या कार्रवाइयाँ हैं? हुँ। तो इसमें अगर राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और या 3 मतलब सुरक्षा के लिए सबसे रिसेंट के जो कार्य हैं उसमें जैसे सीडीएस की अभी नियुक्ति की तक गई है। एक हिंट देते हैं ममता मैम, आपको हिंट देते हैं क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा के बारे में हमने बोला नहीं। लेकिन ये जान जाइए कि सबकी खिचड़ी है। बाह्य हाँ, सुरक्षा हाँ। की और आंतरिक सुरक्षा की खिचड़ी है। हाँ। हाँ, बताइए। ठीक है, उसी बेसिस पे बता रहे हैं। जैसे सीडीएस की नियुक्ति की गई ताकि जो तीनों सेनाएँ हैं उनका तालमेल बना रहे कि हुँ। अगर जैसे सीमा सुरक्षा या कोई खतरा हो तो उससे आसानी से नहीं, पहले हैंडल किया ये जा बताइए सके। कि राष्ट्रीय सुरक्षा के डायमेंशन बताइए, उसके बाद ये अच्छा आपने उपाय बताया कि हाँ, निवारण के लिए भारत सरकार ने क्या किया। लेकिन पहले डायमेंशन बताएँगे कि क्या-क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ क्या हैं और उसके लिए हाँ, क्या सरकार कर रहे हैं? तो पहले कारण राष्ट्रीय बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जैसे सीमा सुरक्षा बड़ी प्रॉब्लम है। इसके हुँ, अलावा खाद्य सुरक्षा है, हुँ, सामरिक सुरक्षा है, फिर हुँ, राजनीतिक सुरक्षा है, ऊर्जा हुँ, सुरक्षा है, इसके अलावा हुँ, आपदा सुरक्षा है, फिर हुँ, नागरिकों की सुरक्षा है, फिर हुँ, पर्यावरणीय समस्याओं से सुरक्षा है हुँ, और इसके गुड। अलावा जितने वाद हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद ये सारी हैं। हुँ, तो और गुड। शोषण और भेदभाव इत्यादि जो क्योंकि विविधता से भरा हुआ देश है इसलिए। तो इन हुँ, सब के लिए सब अलग-अलग चीज़ें हैं जैसे कि
अगर सीमा सुरक्षा की बात करें, तो सीमा सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो तीनों सेनाओं का जो तालमेल बैठाने के लिए सीडीएस की स्थापना हुई है। वेरी गुड, इसके वेरी गुड। अलावा सीमा सुरक्षा के लिए ड्रोन और तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि निगरानी आसानी से हो सके। फेंसिंग इसके भी किया अलावा गया है, सीमा के हाँ, लिए फेंसिंग भी फेंसिंग भी किया गया है, ठीक है। ओबी इसके अलावा अभी और आपको मदद कर रहे हैं ओबीओआर का जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, वो सड़क बना रही है हर एक सीमा हाँ, पे। हाँ, तो ये भी एक रहेगा कि सीमा पे अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। उसमें सड़कों का तो निर्माण हो ही रहा है। इसके अलावा एकीकृत चेक पोस्ट वगैरह भी बनाए गए, जैसे म्यांमार के साथ बहुत एकीकृत चेक बहुत पोस्ट बढ़िया, है, नेपाल के बहुत साथ है। बढ़िया, बहुत और बढ़िया। इसके अलावा नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। हम्म, फिर कुछ रक्षा सौदे और जो विदेशों के साथ सुरक्षा समझौते भी किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो रक्षा निर्माण में जो स्वदेशीकरण किया जा रहा है, यानी कि देश में खुद मतलब आत्मनिर्भर हो रहा है अपने हथियारों के लिए भी। हम्म। और जो अपतटीय सुरक्षा है या जो समुद्री सुरक्षा है, उसके लिए पनडुब्बी और सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। ठीक है, समझ गया। हाँ, और फिर उसके बाद जब अगर हम इस पर आ जाएँगे कि जैसे कि डेटा सुरक्षा की बात कर लें, तो ऐसे में जो जैसे निजता का अधिकार है उसको रेगुलरली उसको व्यापक किया जा रहा है। मैम तमाम तरह के ये नहीं, निजता वगैरह की बात तो बहुत सुपरफिशियली लगता है। आप साइबर क्राइम के लिए क्या-क्या पहल की गई, साइबर ये क्राइम बताएँगे? साइबर वार के लिए क्या-क्या पहल किया गया है? आप बताएँगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा होगा अच्छा, इस बात पे। जैसे इसमें क्या है कि ब्रॉड वाला है तो उसमें सीमा सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा की बात हो रही है, और कुछ हुँ, जो आंतरिक सुरक्षा है उससे भी जैसे मिला-जुला आपको बताया ना कि खिचड़ी है। हुँ, हुँ। तो उसमें ही जैसे इसी वजह से हम इसको भी शामिल कर रहे थे कि निजता के अधिकार के तहत जो डेटा सुरक्षा या सूचना का अधिकार वगैरह ये भी सुरक्षा ये संबंधित नागरिक सुरक्षा में नहीं। बात जब अगर कर रही होंगी कि हाँ, नागरिक नागरिक सुरक्षा सुरक्षा में के एग्ज़ाम्पल हाँ, दे सकती हैं इसको? साइबर सुरक्षा के लिए नई नीतियाँ बनाई गई है। फिर उसके अलावा देखो धन निवारण कानून है, और नॉर्थ हुँ, ईस्ट की अगर सुरक्षा की बात करें तो उसके लिए अफस्पा जैसे अधिनियम है। फिर हुँ। इसके अलावा मैम सेना का एक बात बता दूं, आप लोग हाँ, हमेशा भटकाव मत रखो। जो कारण बताया हो ना कि ये सुरक्षा के लिए कारण चुनौतियां हैं, डायमेंशन बताया हो, उसी डायमेंशन पे एक दो को पकड़ो, एग्जाम्पल दो। जैसे अगर हुँ, सामरिक बोले तो सामरिक पे बॉर्डर पे सुरक्षा किया जा रहा है, फेंसिंग किया जा रहा है, ऐसा कुछ बोल के नहीं ड्रोन का हुआ खत्म किया सामरिक, ठीक है ना। सामरिक को ज्यादा डिटेल में नहीं करना है क्योंकि आपको लिमिट भी करना है और डायमेंशन में हर एक डायमेंशन को टच करना है। जैसे कि आपने कहा कि खाद्य सुरक्षा किया जा रहा है, तो खाद्य सुरक्षा में सुरक्षित करने के लिए पीडीएस किया जा रहा है, मनरेगा दिया जा रहा है, मनरेगा किया जा रहा है, खत्म करिए बात यहाँ पे। बात समझ रहे हुँ। हैं ना। हाँ, अब समझ गए, यानी इन सबको अलग-अलग एक वो करेंगे, जैसे सामरिक को अलग करके उससे संबंधित सुरक्षा के उपाय लिखेंगे, नागरिक हाँ, सुरक्षा का अलग लिखेंगे, फिर उसके बाद ये राजनीतिक सुरक्षा का मेरी अलग बात समझ लिखेंगे रहे इस हो ना कि तरीके से। हाँ, एग्जाम्पल ठीक है। देना मतलब कि हर एग्जामिनर को लगे कि जानते हैं, ईटीसी लिख दीजिए जरूर। ईटीसी लिखने का ये होता है कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आपको हमने डायमेंशन भी बता दिया और हर एक डायमेंशन में गवर्नमेंट क्या पहल कर रही है हमको मालूम है, और आप एक टॉपिक भी दोगे तो हम डिस्कशन कर लेंगे। कहने का मतलब आपके आंसर में एक तरफ झुका हुआ दिख रहा था कि सामरिक पे ज्यादा आप एम्फेसिस हो रही हैं, और बातों को देख के कि आप समुद्र की बात कर रहे हैं चाहे जो भी है, साइबर तकनीकी वाले में जब जाएंगे तो साइबर क्राइम वाली बात कर लेंगे, तो हर एक सेक्टर में आपका एग्जांपल फिट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना कि दो हुँ, दो एग्जांपल दे के आगे भागते जाना है, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा वहां पे। तो हुँ, आई थिंक कि इस क्वेश्चन का आंसर सबको मिल गया होगा, हाँ या ना। हुँ। अब नेक्स्ट जी सर। कौन है, 4 नंबर का। हाँ सर, वो उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के खतरे के बारे में बताना था। हम्म तो इसमें कई तरह के वाद जैसे इसमें शामिल कर सकते हैं। क्षेत्रवाद, जातिवाद की समस्या उत्तर प्रदेश में है। हम्म क्षेत्रवाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। हम्म जनजातीय संघर्ष धर्म और जाति के रूप में दिखता है, क्योंकि हम्म वोटिंग जो है, कई बार वोटिंग का आधार जाति और धर्म हो जाता है। सीमा हम्म से जुड़ी सुरक्षा देखी जाती है, क्योंकि हम्म जो नेपाल से घुसपैठ काफी होता है, या हम्म अवैध शरणार्थी और तस्करी हम्म, वगैरह की समस्या होती है, मानव तस्करी बढ़िया अ, बढ़िया। होती है। हम्म, फिर जो है नेपाल के रास्ते ही चाइना या अन्य देश जो है हमारे यहाँ नकली नोटों का प्रसार या स्मगलिंग ठीक वगैरह है, करते रहते हैं। बढ़िया बढ़िया फिर बढ़िया। साइबर क्राइम से भी उत्तर प्रदेश अछूता नहीं रहा है। हम्म और सामरिक में अगर ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, नेपाल में जैसे जो नदियाँ हैं, उनके बाढ़ का पानी जो है मतलब यूपी में मतलब तबाही मचाता है, क्योंकि जो ट्रीटी वगैरह वाटर से हुई है वो कहीं-कहीं नुकसान पहुँचाती हैं। हम्म। जी सर, इतना आ रहा है।
अच्छा, और भी उत्तर प्रदेश में कोई जुड़ेगा? देखो सबसे बड़ा अभी योगी आ सांप्रदायिक गए, सर वो है। हाँ। योगी आए हैं तो रोक दिया गया। नहीं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मालूम क्या देखने को मिलता था? सबसे ज्यादा देखने को मिलता था संगठित अपराध। जो आजमगढ़ है, ये हब होता था पूरे देश में ये करने का। तो संगठित अपराध तो बोलना ही है, ठीक है ना? अब जरा सा देखो, सामाजिक रूप से आपने बताया नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सामाजिक, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, तो सामाजिक समस्या आना मतलब लाजमी है कि आएगी। और क्या होगा? तो महिलाओं की तस्करी होगी, देह व्यापार होगा, वेश्यावृत्ति होगी, ठीक है ना? और वेश्यावृत्ति होगी और इसमें ड्रग्स वगैरह की होगा, ठीक है ना? ये सारी चीजें होगी, जमाखोरी होगी, क्योंकि जनसंख्या से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो ये भी बात बतानी चाहिए आपको, ठीक है ना? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आपने 1-2 बात बोले हैं। आप 5 नंबर बोल रहे हैं। हाँ सर, आंतरिक सुरक्षा में जो चुनौतियाँ हैं उसका निवारण है टॉपिक। हुँ, तो अभी सर बताए हैं, उसी से रिलेट कर रहे हैं, यूपी का नहीं पूरे इंडिया का। हुँ, तो आंतरिक सुरक्षा में चुनौतियाँ हैं, जैसे वाद है, तो उसको हुँ, उसको कैसे हम दूर करेंगे? तो नियमों का रूल रेगुलेशन का अच्छे से क्रियान्वयन किया जाए तो वाद जो है वो समाप्त हो सकता है। हुँ, सामाजिक कारण हो सकता है एक, सामाजिक कारण हुँ, में अभी आपने बताया कि महिलाओं की तस्करी हो रही है, तमाम तरह तरह की लिंग भेद है, तो उसको दूर करने के उपाय खोजेंगे। और सामंतवादी प्रवृत्ति है तो हम उसके निवारण करने के लिए सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत को भी उसमें लागू करेंगे। ये दूसरा कारण। फिर आर्थिक कारण चुनौती है, तो उसके निवारण के लिए आर्थिक चुनौतियों में गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे हम, सबका विकास करेंगे, समान वितरण करेंगे। तीसरा कारण, फिर तकनीकी चुनौतियों में तमाम तरह के तकनीकी का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको रोकने हुँ। का प्रयास करेंगे। अपने जो अब जैसे ये आई बोल रहे हो ना कि रोकने के प्रयास करेंगे, तो थोड़ा-सा जो ये आईटी लग रहा है ना। एक्ट को, हाँ, सर। हाँ, आईटी एक्ट को बोलो, ऐसे बोलो, ठीक है ना? हुँ, फिर से जैसे साइबर सुरक्षा बल को गठित किया गया था, तो जी। उसमें कर्मियों को ऐसा बोलना है लॉजिक, लेकिन ये अभी नहीं आ सकता। आप लोग को जब पूरी तरह से पढ़ लेंगे, तब दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे, चारों तरफ से कहाँ-कहाँ से क्या कर रहे हैं, ठीक है? ओवरऑल अच्छा प्रयास रहा। नेक्स्ट कौन है? सर, भारत में आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ के बारे में बताना है हुँ, हमको। हुँ, तो इसमें सर ये विभिन्न तरह के जो वाद हैं, हुँ, आतंकवाद है, अलगाववाद है हुँ। और जो है नक्सलवाद है, अच्छा, नस्लवाद अच्छा, है, क्षेत्रवाद है। ये भारत में सांप्रदायिक। सांप्रदायिकवाद हुँ, है और हुँ, इसी के साथ-साथ सर जो है कुछ देश के अंदर भी जो है हिंसात्मक आंदोलन शुरू हो जाते हैं, आरक्षण का चीज़ है। हुँ। उसके बाद धर्म गुरु जो हैं, वो वो सामुदायिक हिंसा को फैलाने में मदद करते हैं। फिर जम्मू कश्मीर और चीन की तरफ से हमारी जो घुसपैठियाँ हैं, मानव तस्करी है। मानव आप तस्करी और भटक रहे हैं, तस्करी रास्ते से भटक रहे हैं क्योंकि आपके पास दिमाग में डायमेंशन बहुत ज़्यादा आ गए हैं, खिचड़ी पक गए हैं। सामरिक पे चले गए। हाँ, तो आप थोड़ा-सा भटक रहे हैं मुकेश जी, अपने आप को बाँधिए। सर रिपीट करते हैं। हाँ, सर वाद के तहत जो है नक्सलवाद, अलगाव, उग्रवाद जो ये जितने ठीक है, आतंकवाद वगैरह वाद हैं, हो गया खत्म, ये हो ठीक गया। है, उसका दूसरा? तस्करी जो है, बहुत तस्करी बढ़िया, में जो तस्करी है हो गया। मानव तस्करी हो गया, जो है ठीक, ठीक, वन्य ठीक। जीव तस्करी हो गया, ये ड्रग्स वगैरह हो गया। उसके बाद तस्करी आर्थिक रूप से जैसे मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, धन, उसके बाद नकली बहुत मुद्रा का जो है बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे, उन्मूलन हो गया। फिर उसके आगे। बाद सर तकनीकी रूप से जो है जो समस्या आ रही है वो हमारा साइबर क्राइम है, साइबर हुँ, सुरक्षा से लेके हुँ, फिर उसके बाद सर सामाजिक हमारे अंदर सामाजिक रूप से जो समस्याएँ हैं, ठीक है, जो बढ़िया, है बढ़िया, महिला सुरक्षा को लेकर बढ़िया, बढ़िया। ये सब विषय हुँ, फिर उसके बाद सर सामरिक को जो बाँध जो छोड़ कर कट कर दिए जाते हैं जो है, वाद वगैरह बढ़िया। सामरिक को लेकर के। यही हम बस वो यही ठीक डायमेंशन जानना चाह रहे थे आपसे। नेक्स्ट अब किसका है? कल्पना मैम का है कि अमरीश जी का किसका है? नंबर जी सर, मेरा क्या टॉपिक था? पूर्वोत्तर मुझसे भारत में? हाँ, नॉर्थ ईस्ट का। हाँ, बताइए। अच्छा, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में आंतरिक सुरक्षा। हुँ, आंतरिक सुरक्षा था कि बाह्य सुरक्षा था? आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा क्या लेके करेंगे वहाँ पे? तो नॉर्थ ईस्ट में था क्या? क्वेश्चन में थोड़ा-सा भूल गया उसको। क्या नॉर्थ ईस्ट में आंतरिक सुरक्षा की क्या-क्या लेके चुनौतियाँ हैं? ऐसे नॉर्थ ईस्ट में सर पहला तो है कि
आल्दो घुसपैठिए इसके जो टॉपिक आगे आएंगे। आल्दो अगर बता सकते हैं, ऐसे हमने बता दिया है उसमें, अगर ध्यान जी से। कल्पना मैम आप हैं, जी सर। जी, आपका क्या टॉपिक है? आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ। हाँ, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां बताइए। जी सर, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में पहला जैसे सारेवाद हैं, जैसे संप्रदायवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, माओवाद इत्यादि से एक ही आंतरिक सुरक्षा। टॉपिक से एक ही धर्रा पकड़ लिए, शांत हो जाओ आप, क्योंकि ये सब जानते हैं, ये रट गए हैं सब। ये बताओ, हमने कुछ इक बताया था कि कारक इक होते हैं सारे, हाँ सामाजिक या ना? आर्थिक राजनीतिक जी सर, पर्यावरण राजनीतिक, बताया था ना? आर्थिक। अब जी जरा सर। सा नॉर्थ ईस्ट की बात करो। नॉर्थ ईस्ट में सामाजिक कारक है, क्योंकि वहां पे निर्जातीय पहचान की लड़ाई होती है, ठीक है? इसलिए आंतरिक सुरक्षा जन्म ले। जी लोग उपेक्षा करते हैं। जरा आर्थिक रूप से देखो तो नॉर्थ ईस्ट भारत से कटा हुआ है और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, तो वो उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट पिछड़ गया है। इसकी वजह से वहां पे असुरक्षा हुआ। अब जरा सा देखो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्या बताया था? भौगोलिक। भौगोलिक रूप से उनकी ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल पास है कि नहीं, जी नजदीक है कि नहीं? जी उधर से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। चाइना उधर से आएगा कि नहीं? माओवाद को बढ़ावा देगा कि नहीं होगा? हवा देगा, जी माओवाद को बढ़ावा देगा, तो ये भी तो आएगा भौगोलिक सीमा में, क्योंकि उससे भी लगता है, चाइना से भी लगता है, ठीक है? अब जरा सा भौगोलिक हो गया, और एक में कौन बचा? प्रशासनिक। प्रशासनिक रूप से बहुत उपेक्षा किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, जिसके नॉर्थ ईस्ट में कुंठा की हो गया है, ठीक है? अब ये डायमेंशन बैठाने के लिए हमने सबसे पूछा एक ही तरह, लेकिन वो दिमाग में जो छप गया है, सबको डायमेंशन मतलब कहाँ से कोई छोड़ सकता है? कभी भी टॉपिक में देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हम नॉर्थ ईस्ट को बोले, तो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए अगर उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाए तो यही चीज लागू हो सकता है, हाँ या ना? जी अगर जी भारत का भी पूछा जाए तो ये लागू हो सकता है। तो अभी तक जो दो फंडा लेके चल रहे थे, तो एक को भी लागू कर सकते हो, जैसा आप लिखना चाह रहे हो। कितना मल्टीपल डायमेंशन दिया, एक भी हो सकता है। सब लोग समझ रहे हो? राजेंद्र गुप्ता जी, जी मुकेश जी, ममता मैम, सपना मैम, प्रियंका मैम और कल्पना मैम, हाँ सर, समझ रहे हैं। हाँ सर, समझ रहे हैं। ठीक है। तो आज की सभा आप लोग को 18 मिनट लेट हो चुके हो, ऑल्दो ये पनिशमेंट है कि आप लोग 13 मिनट लेट आए हो, तो कल से लेट नहीं होना है, सेम चीज पे आके। तो अब डायमेंशन देखने के बात खत्म हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी आता है देखा जाएगा, लेकिन हमारे ख्याल से अब हैंडल कर लोगे, कोई भी चीज होगा, गो थ्रू होना है, सिर्फ जानना क्या है, जानना हमको यही है कि क्या कदम उठाया जा रहा है सुरक्षा के प्रति, वही चीजें इकट्ठा करनी है, ठीक है ना? और आई थिंक कि इससे बेस्ट कभी कभी मैं तो खुद मानता हूँ, अचंभित रहता हूँ कि मैं कैसे ऐसे बता देता हूँ, लेकिन जब हम पढ़ते थे ना तो ऐसा कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, चलिए, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।